हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछली वीडियो में हमने यूनिट सेल के प्रकार और उसके प्रकारों में जो है घनीय यूनिट सेल, सरल घनीय यूनिट सेल और काय केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल के बारे में जाना और उनका कितना योगदान रहता है वो भी हमने समझा कि जो हमारा एससीसी यूनिट सेल रहता है उसमें परमाणु का योगदान 1 रहता है, मतलब टोटल 1 परमाणु उसमें योगदान देता है अपना। और जो बीसीसी जिसको बोलते हैं काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय सेल जिसका योगदान रहता है 2, इसमें 2 परमाणुओं का योगदान रहता है। ठीक है। और इसके बाद जो एफसीसी आता है, एफसीसी में जो परमाणुओं का योगदान रहता है वो 4 रहता है। एससीसी में जो स्थान घेरा जाता है वो 52.4% रहता है और बीसीसी में जो है 68% स्थान घेरा जाता है और एफसीसी में 74% स्थान घेरा जाता है। ठीक है, ये हमने सब इसमें जान लिया था। आज इस वीडियो में हम उसी से संबंधित कुछ रीजनिंग के प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारा यहाँ का आज का पहला प्रश्न है कि एक घनीय संरचना वाले ठोस के, आप बच्चों यहाँ पर इन प्रश्नों को तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों को बनाया गया है। उसी के आधार पर आपको प्रश्न विकल्प देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक घनीय संरचना वाला ठोस है यूनिट सेल, उसकी कोने पर ए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोने एक घन में कितने होते हैं। एक घन है उसमें कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो बटे में 8 कर दिए। ठीक है, 8 कोने होते हैं और एक यूनिट सेल का जो योगदान रहता है वो 1 रहता है। तो इस प्रकार से 1/8 गुणा 8 करते तो कोनों का योगदान तो इतना रहता है प्लस। अब और क्या है, केंद्र पर बी है तो केंद्र में जो बच्चों परमाणु होता है उसका पूरा योगदान 1 रहता है। इसके बाद जो फलक के केंद्र पर जो सी परमाणु है उसका योगदान कितना है, उसका फलक है, आपको बच्चों पता होगा कि 6 फलक होती हैं जिनका योगदान कितना रहता है, आधा, यानी 1/2। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा 1, जो आपके कहाँ पर है, यूनिट सेल के कोने पर जिसका नाम है ए। तो यहाँ पर ए अपना कितना हो गया, अकेला 1 हो गया ये वाला। ठीक है, बी जो है वो भी अकेला है क्योंकि इसका भी योगदान पूरा है, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। और फलक के केंद्र पर क्या है, सी है, तो ये सी आ जाएगा यहाँ पर। इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 3C, मतलब सी कितनी बार है, 3 बार, तो ए बी सी 3। तो इस प्रकार से इसका सूत्र ये बन जाता है ABC3। तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है कि एक घनीय संरचना वाले ठोस यूनिट सेल के कोनों पर x है, मतलब वही फिर से, तो x कोनों पर जो होते हैं तो उनका योगदान सिर्फ 1 रहता है, तो x अकेला आ जाएगा। और जो फलक के केंद्र पर हैं तो फलक के केंद्र पर बाय परमाणु होते हैं, यहाँ पर बाय हमने लिख लिया, लेकिन फलक के केंद्र पर जो बाय परमाणु होते हैं फलक के केंद्र पर उनका योगदान कितना रहता है, 3। टोटल 6 फलकें होती हैं, 6 फलकों का योगदान अगर हम देखें आधा आधा करके तो 3 होता है योगदान। तो इस प्रकार x/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका चौथा वाला आंसर सही है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो कि है घनीय यूनिट सेल के घनत्व की गणना कीजिए। अब इसके द्वारा बच्चों हमें क्या करना है, घनीय यूनिट सेल के घनत्व की गणना करना है, या ये भी कह सकते हैं घनीय यूनिट सेल के घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। विकल्प में प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर ZM और AQNA। इस प्रकार से आप NA भी लिख सकते हो, N0 भी लिख सकते हो और NA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है, जहाँ पे Z जो है वो परमाणुओं की संख्या होती है, जैसे कि SCC के लिए 1 होगी, अगर आपका BCC के बारे में बोला है प्रश्न में तो 2 होगी, और अगर FCC का बोला है तो 4 होगी। तो इस तरह पर Z का मान इन यूनिट सेल के प्रकारों के हिसाब से रखा जाता है। M यहाँ पर आणविक द्रव्यमान है, AQ सेल का आयतन होता है और N जो है अवोगाद्रो संख्या होती है जो 6.023 × 10⁻23 इसका मान होता है। आप 11वीं क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रखना है, इस प्रकार से सूत्र लिखना है। अब इसके बाद कौन सी चीज़ क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D बराबर जो है वो यूनिट सेल का घनत्व है, और जो Z बराबर वो यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है कि यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं। अगर SCC की बात करेंगे तो 1 होगी परमाणु की संख्या, BCC में 2 होगी और FCC में 4। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान जो है M है और जो A है वो आयतन है और एवोगाड्रो संख्या को N दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप NA भी लिख सकते हैं इधर पे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर एक आपको नोट दिया गया है कि यहाँ पर जो पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁴
10⁻10 सेंटीमीटर। अगर इसी को बच्चों मीटर में बदल दें तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻12 मीटर इसका आंसर हो जाएगा 1 पिकोमीटर बराबर। क्योंकि जब हम यहाँ पे सूत्र ये जो लगाते हैं यहाँ पर घनत्व का, तो यहाँ पे इसके आंसर जो है त्रिज्या जो है पिकोमीटर में देते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो पिकोमीटर के से एक हिसाब से ना दे के मीटर में देना हो आंसर या सेंटीमीटर में देना हो, तो 1 पिकोमीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर के हिसाब से ये मान रख सकते हैं 10⁻10 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में रखना हो तो 10⁻12 मीटर रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संकुलन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। देखिए तो बच्चों संकुलन क्या होता है, संकुलन का मतलब ये है कि जो हमने अभी अवयवीकरण पढ़े, जो सेल पढ़े, यूनिट सेल के प्रकार पढ़े, उनमें जो अवयवीकरण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनका कितने प्रतिस्थान वो घेरते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है उनका संकुलन। अब कोई चीज़ को आप जमाते हैं तो कितने प्रकार से उसको जमा सकते हैं, जैसे मिठाई वाला लड्डुओं को जमाता है तो कितने प्रकार से जमा सकता है, तो हम इनको 2-3 प्रकार से जमा सकते हैं। अब कैसे जमा सकते हैं, तो पहले तो आप इसकी सबसे पहले परिभाषा समझिए क्या होता है संकुलन। या संकुलन इसको क्षमता भी कह सकते हैं, संकुलन अकेला भी कह सकते हैं, संकुलन क्षमता अलग से हम निकालेंगे। संकुलन देखिए किसे कहते हैं, तो जालक में निर्माण घटकों की व्यवस्था, जो जालक जिससे बनते हैं उनके निर्माण घटकों, अब वो घटक किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो घटकों की व्यवस्था संकुलन या सुसंकुलन कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल के निर्माण घटक इस प्रकार संकुलित रहते हैं कि क्रिस्टल का घनत्व व स्थायित्व अधिकतम रहे, मतलब घनत्व भी ज़्यादा हो और उनका स्थायित्व भी अधिकतम रहे, इस प्रकार से वो व्यवस्थित रहते हैं, तब इस प्रकार से हमारे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार में जो आपको यहाँ पर देखिए ठोस क्रिस्टल जो है संकुलन 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से तो 3 होता है, मतलब यहाँ पे 3 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से बांधे जाते हैं कि 2 हैं। ठीक है। तो ठोस में क्रिस्टलों में जो संकुलन है वो 3 प्रकार का है। एक तो है एक विमीय संकुलन, जिसको हम बच्चों एक विमा में चलता है, तीनों अक्ष एक ही दिशा में रह सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये गोला ये है, इसको ऐसे जमा लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारी लाइन ये है, गोला ये रखा हुआ है, एक गोला इसके साथ में ही ये रखा हुआ है। इसी प्रकार से एक ही दिशा में इस प्रकार से गोले इनके बनते जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है एक विमीय संकुलन। क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं एक विमीय संकुलन। देखिए यहाँ पर ये एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को ये स्पर्श करते हुए आगे इसी दिशा में बढ़ते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक विमीय। और इस पूरी लाइन को हम एक साथ क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो ये सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ता है, ऊपर नीचे नहीं बढ़ता है, ना ये ऊपर बढ़ाएंगे ना चौड़ाई में बढ़ाएंगे, सिर्फ एक दिशा में इसको बढ़ाते जाते हैं। अब चाहे इसको आप लंबाई मान लें, चाहे इसको आप ऊंचाई मान लें और चाहे इसको चौड़ाई मान लें, तो तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है वो एक विमीय संकुलन होता है। अब यदि हम बात करें द्विविमीय की, तो द्विविमीय में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक गोला ये है, इस प्रकार से जो एक विमीय संकुलन होता है, एक विमीय संकुलन की जब हम कई परतों में जमा लेते हैं तो इसको हम कहते हैं द्विविमीय संकुलन। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ बढ़ रहा था, इसी को अगर हम यहाँ पर बढ़ाना चाहें तो इस संकुलन को हम यहाँ पर इस प्रकार से इनके ऊपर एक एक और रख सकते हैं, तो ये द्विविमीय होता है, 2 दिशा में बढ़ता है। अब इसको आप चाहें तो चौड़ाई मान सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर इस प्रकार से लंबाई मान सकते हैं, और या फिर आप इसको ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ऊंचाई मान सकते हैं और लंबाई मान सकते हैं। तो 2 विमाएँ यहाँ पर होती हैं, इस प्रकार से हम इसको कहते हैं द्विविमीय संकुलन। अब यदि हम बात करें त्रिविमीय संकुलन की, तो त्रिविमीय संकुलन बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो व्यवस्था होती है त्रिविमीय संकुलन में, सबसे जो मुख्य ठोस होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। इसमें त्रिविमीय संकुलन में तीनों दिशाओं में, जैसे कि मान लीजिए एक पंक्ति हमने अगर ये रखी इस प्रकार से ये रख दी, तो दूसरी पंक्ति मतलब यहाँ पर भी बढ़ेगी। द्विविमीय संकुलन से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से द्विविमीय में आपका यहाँ पर भी बढ़ेगा, ये इस प्रकार से जो अवयवीकरण इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर भी बढ़ते जाते हैं और ऊपर भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक पंक्ति है, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस प्रकार से बढ़ाते जाते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिविमीय संकुलन। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसके बाद हम जो है इनका जो वर्णन है एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन को और अच्छे से देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।